दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचा गिर जाते हैं कि सारी हद और सीमाएं भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्ते भूल जाते हैं। ऐसी आज की कहानी है जिसमें एक 20 साल की लड़की होती है। वो अपने फायदे के लिए इतना नीचे गिर जाती है कि अपनी पति को छोड़ करके दूसरे के साथ में अवैध संबंध बना लेती है और अंजाम उसका इतना बुरा होता है कि उसको लास्ट में हमेशा के लिए जेल में जाना पड़ता। तो जानेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें दोस्तों कि आखिरकार इस कहानी में होता क्या है। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं, आप कहानी का आभाव खो जाते हो तो उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें मेरे लिए, और दोस्तों जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहानी ये अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज की जो कहानी है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में एक जिला लगता है दरियाबाद, और दरियाबाद के अंतर्गत एक थाना लगता है शोभा थाना। उसके अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम होता है होली सराय। होली सराय में एक परिवार होता है, उसमें एक बूढ़ी माँ रहती है और साथ में एक उसकी बेटी होती है। इसके अलावा उस घर में कोई होता नहीं। किसी भी प्रकार से माँ गुजारा कर रही थी घर में, क्योंकि आप समझ सकते हो जिस घर में कोई भी मर्द ना हो उस घर में कमाई का कोई जरिया नहीं होता है। छोटे मोटे इधर उधर काम करके जो माँ, जिसका नाम होता है गीता देवी, वो अपने घर का गुजारा करती। जो उसकी बेटी होती है उसका नाम होता है रानी। अब दोस्तों, जो रानी है वो उम्र के साथ साथ बड़ी हो रही थी, और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसका यौवन इतना उभर जाता है कि जो भी देखता है उसका एक बार मन ललचा जाता है उसके साथ में कुछ करने के लिए। दोस्तों, वो जितनी ही ज़्यादा खूबसूरत थी उतनी ही ज़्यादा तेज दिमाग की थी। वक्त बीत रहा होता है, इधर जो कि रानी की माँ होती है गीता देवी, वो भी देख लेती है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ऐसा ना हो आज के ज़माने के हिसाब से कोई उस पर बुरी नज़र डाले, इससे पहले मैं उसकी शादी कर दूँ। अब वो गीता देवी होती है, लोगों की मदद से रानी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं, और रिश्ता भी ऐसा उसे चाहिए था, यानी कि घर जमाई दमाद चाहिए था। क्योंकि वो कहती है कि मेरे बेटी के जाने के बाद मेरी देख रेख कौन करेगा और इस घर का वारिस कौन होगा। ऐसा मुझे लड़का मिल जाए जो मेरे यहीं घर पर रहे, घर जमाई बन करके, और मेरी भी देख रेख करे, क्योंकि मुझ पर भी बुढ़ापा है। अब जो लोग होते हैं वो जब रिश्ता बताते हैं तो होली सराय के पड़ोस के ही एक गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका एक लड़का होता है, उसका नाम होता है संदीप। संदीप की उम्र भी अब 22 साल होती है, और वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, दिखने में सुंदर होता है। और रानी की उम्र भी धीरे धीरे अब 20 साल हो चली थी जब 20 साल की रानी होती है। और संदीप जब पहली बार रानी को देखता है तो उसका यौवन देख करके मोहित हो जाता है, उसे पसंद कर लेता है, और वो संदीप कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा, तो राजी हो जाता है घर जमाई बनने के लिए। तो जो गीता देवी होती है वो संदीप की शादी रानी से करा देती है। जब संदीप की शादी रानी से हो जाती है तो संदीप अब गीता देवी के घर पे ही रहने लगता है, घर जमाई बन के, और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब इधर गीता देवी पर जो राशन पानी का हिसाब था, वो एक परचून की दुकान थी तो उससे उधारी चलती थी। अब शादी से पहले भी कुछ उधारी थी और शादी में भी उधारी हुई, और इधर अब जब संदीप भी रहने लगा आकर के गीता देवी के घर पर, तो खर्चे भी बढ़ जाते, और उसका वो दामाद है तो खर्चे अक्सर बढ़ ही जाएंगे। तो इधर उधारी ज़्यादा हो जाती है। लगभग 3 महीने तो अच्छे से बीत जाते हैं, और 3 महीने बाद में रानी फिर से कुछ राशन का सामान लेने जाती है। तो उस राशन दुकान के जो मालिक होते हैं उनका नाम राम प्रकाश होता है, लगभग 51 साल के आसपास के वो भी हो चुके थे। जब वो राशन लेने जाती है तो राम प्रकाश स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि देखो, पहले का जो भी पैसा है उधारी बकाया है वो तुम मुझे दे दो, उसके बाद में मैं राशन दे दूंगा, अन्यथा मैं अब राशन आपको नहीं दे सकता। इस तरह से वो रानी को मना कर देते हैं। अब रानी जो होती है वो मन में सोचती है
पैसे तो है नहीं, आखिरकार कैसे इनका कर्जा चुकाया जाए। और वो फिर रिक्वेस्ट करती है राम प्रकाश से कि प्लीज दे दो, मैं कुछ ही दिन में आपको सारा कर्जा दे दूंगी। अब जो राम प्रकाश होते वो मना कर देते, कहते कि मैं नहीं दे सकता। लेकिन रानी देखती है राम प्रकाश की नज़र सीधे रानी के सीने पर है और उसका जो यौवन होता राम प्रकाश उसे निहार रहा होता है। अब रानी समझ जाती है कि राम प्रकाश के मन में क्या चल रहा है और वो अपना भी दिमाग लगा देती है, क्योंकि कर्जा तो चुका नहीं पा रही थी। तो राम प्रकाश से वो कहती है मुस्कुरा करके कि पैसे के बदले आप जो चाहो वो कुछ भी ले सकते हो। जैसे ही इतनी बात वो राम प्रकाश सुनता है कि एक उससे आधी से भी कम उम्र की लड़की, जो कि जवान लड़की, उसे ये ऑफर दे रही है, ये कह रही है कि पैसे के बदले तुम जो चाहो वो ले सकते हो, मुझे सामान दे दो। तो राम प्रकाश के मन में भी लड्डू फूट जाते हैं और उसके बाद में वो फिर से उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं जो चाहो वो मैं ले सकता हूँ। रानी जो होती है वो दुकान के अंदर पहुंच जाती है और बिल्कुल करीब खड़ी होकर के जो उसका सीना होता है वो राम प्रकाश से सटा करके बोलती है कि जो चाहो वो ले सकते हो, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन और जो तुम चाहो वो ले सकते हो। अब राम प्रकाश जो थे वो उस पर तो पहले से ही मोहित थे, क्योंकि उसका यौवन देख करके, लेकिन गांव मोहल्ले रिश्ते कारण वो कुछ कह नहीं सकते अपनी उम्र देखते हुए। लेकिन जब रानी ये ऑफर देती है तो अब रानी को स्टोर रूम में राम प्रकाश ले जाते हैं और धीरे धीरे करके एक एक कपड़े उतारते हैं। उसके बाद में राम प्रकाश जो होते हैं उससे शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब राम प्रकाश शारीरिक संबंध बनाते हैं तो दोस्तों उससे आधी से भी उम्र कम की वो लड़की थी जिससे वो संबंध बना रहे, तो राम प्रकाश को वो मजा आता जो उन्हें कई साल से मिला नहीं था। और दोस्तों इधर जो रानी होती है वो भी सोचती है कि 5-10 मिनट इसके साथ में ये करना, उसके बाद में मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा, इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि रानी का जो दिमाग था बहुत तेज चलता था। अब दोस्तों राम प्रकाश जब अपने मन की कर लेता है उसके बाद में रानी कहती है अब राशन तो दे दो। राशन फिर देता है वो राम प्रकाश और रानी लेकर के चली जाती। अब दोस्तों यही चलने लगता, जब भी रानी को राशन की जरूरत पड़ती है रानी दुकान पर जाती है और राम प्रकाश के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और उधर से राशन ले आती है। अब पैसे का लेन देन तो कोई बचा ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों समय गुजर रहा था। जो रानी का पति था जिसका नाम संदीप था, वो जब रानी के घर पर ही रहता है तो वहीं पर मेहनत मजदूरी करने लगता है। लेकिन दोपहर में खाना खाने के लिए वो घर आता था तो रानी को डर रहता कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मेरे पति को पता चल जाए। अब इधर धीरे धीरे समय गुजरता रहता है तो वो भी राम प्रकाश से कहती है कि देखो किसी दिन अगर मेरे पति को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो अपने पति से कहती है काम करो कि तुम बाहर चले जाओ कहीं कमाने के लिए, यहाँ पर तुम कितना कमा लोगे, तुम बाहर रहोगे तो अच्छा कमाओगे और कर्जा भी जो है वो भी उतर जाएगा। उसका पति संदीप भी मान जाता, कहता ठीक है मैं बाहर चला जाऊंगा, और वो चला जाता है कमाने के लिए। अब इधर रानी को पूरी छूट मिल जाती है, क्योंकि अब जब भी समय मिलता है राम प्रकाश को, कभी वो रानी के घर आ जाता है और कभी रानी राम प्रकाश की दुकान पर चली जाती है, ये चलता रहता। लेकिन दोस्तों जो संदीप के पिताजी होते हैं जब वो अपने बेटे को फ़ोन मिलाते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। उसके बाद में वो अपनी बहू रानी के पास फ़ोन मिलाते हैं और फ़ोन मिलाने के बाद में पूछते हैं कि आखिरकार संदीप कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। तो जो रानी होती है वो कह देती है कि संदीप को बाहर कमाने के लिए मैंने बोला था, तो वो बाहर गए हैं शहर कमाने के लिए और वो वहाँ पर बिजी रहते हैं, इसलिए वो फ़ोन भी ज़्यादा नहीं कर पाते, फ़ोन उनका ख़राब हो गया है। और रही बात की तो मुझसे खुद वो 2-2 3-3 दिन में बात करते हैं। तो संदीप के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि जैसे फ़ोन आए तो उन्हें बोल देना कि अपने पिताजी से बात कर लें। तो रानी होती कह देती ठीक है। लेकिन दोस्तों कई दिन गुजर जाते हैं, संदीप के पिता जो होते हैं उनसे बात नहीं होती, तो उन्हें कुछ ना कुछ शक होने लगता है और वो फिर वही वहाँ के थाना जो पड़ता शोभा थाना, वहाँ पर जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते और कहते हैं मेरा बेटा घर जमाई बन के वहाँ रह रहा था, लेकिन अब उसका कुछ भी अता पता नहीं लग रहा। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो सीधा पहुंच जाते हैं रानी के घर पे और रानी से पूछताछ करने लगते हैं, यानी जो कि संदीप की पत्नी होती, कि संदीप कहाँ गया है, कौन से शहर में गया है, किस जगह काम कर रहा है, कौन सी कंपनी में। जब तरह तरह के सवाल होते हैं तो रानी
हिचकिचाने लगती है। जैसे ही वो हिचकिचाती है, अटकती है जवाब देने में, तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक रानी पर ही हो जाता है। और उसके बाद में उससे जब पूछते हैं कि सच बताओ संदीप कहाँ है, तो शुरुआत में वो जब गोल गोल घुमाती है तो पुलिस वाले सख्ताई दिखाते हैं और रानी टूट जाती है। उसके बाद में फिर एक वो ऐसी कहानी बताती है दोस्तों, जो भी सुनता है वो चौंक जाता है कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। रानी फिर बताना चालू करती है कि उसके ऊपर जब राशन का कर्जा था तो जो दुकानदार था राम प्रकाश, जिसकी उम्र 51 साल थी, उसके साथ में उसे अपने शरीर का लालच देती है और शारीरिक संबंध बनाती है, जिससे वो कर्जा सारा माफ कर देता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो 51 साल का जरूर था। जब रानी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था तो इस कदर से बनाता था कि रानी की भी सारी हसरतें पूरी कर देता था। यानी कि जो मजा संदीप नहीं दे पा रहा था रानी को, उससे ज्यादा मजा वो राम प्रकाश देता था। तो रानी कहीं ना कहीं अब राम प्रकाश की दीवानी हो जाती है और अपने पति संदीप से कन्नी काटने लगती है। संदीप जो था वो उसी के गांव में रह के मेहनत मजदूरी करता था, तो अक्सर अपने घर पे खाना खाने आया करता था। एक समय की बात थी कि राम प्रकाश जो होता है वो रानी के ही घर पर पहुंच जाता है और शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इतने में ही जो रानी का पति होता बाहर से जब आता है तो वो देखता है कि मेरी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ में बिल्कुल नग्न हालत में शारीरिक संबंध बना रही। तो ऐसे ही वो देखता वैसे ही चिल्लाने लगता है और अपनी पत्नी की जमकर के पिटाई कर देता है। जब वो पिटाई करता है तो राम प्रकाश जो होता है वो तो भागने में सफल रहता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जो संदीप होता है वो रानी की पिटाई करता है और उसे समझाता है कि मेरे पीछे तू ये काम कर रही, इसीलिए तूने मुझे घर जमाई बना के रखा है कि मैं यहाँ जिससे चाहूँ उससे मजे ले सकूँ। मैं सारी बात माँ को बताऊंगा। और उसके बाद में संदीप सारी बात जो होता है रानी की माँ गीता देवी उनको बता देता है। वो भी समझाते हैं, संदीप भी समझाता है, चलो ये पहला चांस है, आज के बाद ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं जिसको इस चीज़ का चस्का लग जाए आखिरकार वो मानने वाला कहाँ होता है। और उसके बाद में कुछ दिन तो सब सही रहता है, लेकिन एक दिन फिर से जो संदीप होता है किसी काम से बाहर गया हुआ होता है और कहता मैं शाम तक लौटूंगा। रानी जो होती है वो तुरंत ही राम प्रकाश को बुला लेती है और बुलाने के बाद में फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगती। लेकिन दोस्तों होता ये है कि संदीप दोपहर को ही वापस लौट आता है और जैसे ही वो देखता है कि यार ये तो फिर से शारीरिक संबंध बना रही, और उसके बाद में फिर से वो जाके पत्नी को अपनी बहुत बुरी तरीके से पीटता है। अब राम प्रकाश जब अपनी प्रेमिका को पिटता हुआ देखता है तो पीछे एक सिलवटना रखा होता तो उसी का वटना उठाता है और वो संदीप के सर पे वार कर देता। संदीप के जैसे लगती वो नीचे गिर जाता, उसके बाद में कई बार उसके सर पे करता है, जिससे संदीप की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। अब गुस्से में तो उसने संदीप को मार दिया, लेकिन उसके बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो राम प्रकाश और इधर जो कि रानी होती है वो देखते कि संदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब वो लोग घबरा जाते क्योंकि उसे वो मारना नहीं चाह रहे, लेकिन गुस्से में राम प्रकाश ने जब देखा कि मेरी प्रेमिका को मार रहा है तो उधर सिलवटना रखा था उसी का बटना उठा करके मार दिया। अब ये खत्म हो चुका था। अब दिन तो जैसे तैसे कट जाता और रात में फिर ये दोनों मिलकर के राम प्रकाश और रानी मिलकर के संदीप के छोटे छोटे सबके टुकड़े करते हैं और ले जाके अलग अलग जगह पर दफना देते हैं। और एक झूठा नाटक करती है रानी कि मैंने अपने पति को बाहर भेज दिया शहर में कमाने के लिए। इस तरह जब वो नाटक करती है तो उसके जो पिताजी से बात नहीं होती तो उनको शक होता है, तब वो पुलिस में जाते हैं। और इस तरह पूरी वो जब कहानी बताती है रानी, तो दोस्तों वहाँ जो भी लोग कहानी सुन रहे थे सबके पैरों तले जमीन निकल जाती कि एक पत्नी अपनी हवस के चलते अपने पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों रानी के बताए हुए बयानों पर पुलिस वाले अब राम प्रकाश को भी उठा लेते और दोनों को जेल डाल देते। और उसके बाद में दोस्तों उनको जो सजा होगी वो तो कोर्ट देगा ही देगा। लेकिन दोस्तों अब उस व्यक्ति जो कि उसका पति था संदीप, वो तो इस दुनिया में अब नहीं रहा। उसका जो पिताजी होते जो वो भी कभी कुछ उम्मीद लगाए होंगे अपने बेटे से, वो भी उम्मीद सब खत्म हो जाती। दोस्तों आखिरकार ऐसी औरतों का क्या है, वो जब भी जेल से बाहर जाएंगे फिर इधर उधर अपना मुंह मारना चालू कर देंगे। लेकिन दोस्तों किसी का बेटा जान से हाथ धो बैठता और वो परिवार बर्बाद हो जाता। तो दोस्तों इस कहानी से यही सबक मिलता है कि अपने
घर पर ध्यान दें, सतर्कता बरतें, ऐसा हो रहा हो तो उसे रोकने की कोशिश करें। और दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपना कमेंट हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, जिससे हमें भी पता लगता है कहानी में क्या मैंने कमी की है और क्या आप लोगों को पसंद आया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों, इस तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।